स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो तैयारी है आयुर्वेद स्टाफ नर्स भर्ती की, वो हमारे चैनल द्वारा कराई जा रही है और यहाँ पे सामान्य परिचर्या के बहुत सारे टॉपिक आप सभी को बताए जा चुके हैं। जैसा कि जो हमसे अभी जुड़े हैं या पहले से जुड़े हुए हैं उनको हम बता दें कि आपकी जो तैयारी है हमारे द्वारा हमारे आयुर्भास्कर ऐप पे भी कराई जा रही है, जो बहुत ही कम पैसे में पेड क्लासेस आपको दी जा रही है, जहाँ पे लाइव क्लासेस हो रही हैं, आपकी रिकॉर्ड क्लासेस ली जा रही हैं, टेस्ट सीरीज़ दिए जा रहे हैं आपके, और बहुत ही एक विस्तृत तरीके से आपकी तैयारी कराई जा रही है ताकि आपके जो प्री एग्ज़ाम है बहुत ही ईजिली आप पास कर जाओ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डाउट में हैं कि कोर्ट ने रोक लगा दी है एग्ज़ाम पे, तो उस रोक से कुछ नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम आपके होंगे, भर्ती होगी, वो बाकी जो प्रक्रियाएं हैं वो कोर्ट समझे, सरकार समझे, वो दूसरी है, लेकिन आपको अपनी तैयारी नहीं रोकनी है, अपनी तैयारी करते रहनी है। तो मैंने जो सामान्य परिचर्या की क्लास ली है उसमें बहुत सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं और उसी के आधार पर मैंने बहुविकल्पी प्रश्न तैयार किए हैं आप सभी के लिए, MCQ क्वेश्चन तैयार किए आप सभी के लिए, ताकि जिन्होंने क्लास अच्छे से अटेंड नहीं किया वो एक ही बार में बहुत सारे टॉपिक को रिपीट कर जाएं और एक अच्छी तैयारी हो। तो इस वीडियो में हम 20 प्रश्न सॉल्व करेंगे सामान्य परिचर्या के, जो कि एक बहुत ही शानदार तैयारी का एक आधार बनेगा, क्योंकि बहुत जगहों पे आपने अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखे होंगे, लेकिन मेरे द्वारा जो टेस्ट सीरीज़ तैयार की गई है 20 प्रश्नों की, ये 20 प्रश्न जो हैं 200 प्रश्नों के बराबर हैं, जो पूरी परिचर्या पे आधारित हैं। और हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर अब जितने भी क्लासेस आपको लेकर के आएँ वह MCQ क्वेश्चन पे आधारित हो, और ताकि आपकी तैयारी जो है बेस्ट हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आयुर्वेद स्टाफ नर्स परीक्षा की जो प्रथम चरण की तैयारी है, प्रारंभिक परीक्षा की मतलब प्री एग्ज़ाम की, उसके ऊपर डिस्कशन है, और ये जो क्लास है आपकी परिचर्या के बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित है। इसमें हम 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि कौन से प्रश्न में किस हिसाब से आपको उत्तर देना है। ये चीज़ें ध्यान में रख करके कि आप जो है गलतियां ना करें। ठीक है, तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। भारतीय चिकित्सा का एक शास्त्रीय प्रदर्शन दवा की लगभग सभी शाखाओं से संबंधित है। तो जब शास्त्रीय पूछें और दवा की बात करें तो शास्त्रीय प्रदर्शन दवा की लगभग सभी शाखाओं से संबंधित है। अगर ऐसी बात की जाए तो आपको कभी भी ऑप्शन जो है चरक संहिता पे ही लगाना है। किस पे लगाएंगे? चरक संहिता पे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा और जवाब होगा चरक संहिता। ठीक है, और शास्त्रीय कहने का मतलब यह है कि शास्त्रीय विधि द्वारा, शास्त्रों द्वारा अगर दवा की बात की जाती है तो चरक का ही नाम आता है। ये दिमाग में रखना है आपको, जब भी शास्त्रों की बात हो तो चरक का नाम आएगा दवा बनाने के तौर पे। ठीक है, फिर अगर दूसरा प्रश्न अगर देखें, कह रहा है पश्चिमी दवाओं के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? पश्चिमी दवाओं के पिता के रूप में कौन जानता? तो पश्चिमी दवाओं का मतलब जो अंग्रेजी दवाएं हैं, जो विदेशी दवाइयां हैं, उनके जनक के बारे में किसको? तो जब भी पश्चिमी दवा की बात हो तो हिप्पोक्रेट्स का नाम नहीं भूलना है। हिप्पोक्रेट्स जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही होगा, और हिप्पोक्रेट्स जो है वो पश्चिमी दवाओं के पिता या जनक के रूप में जाना जाता है। जितने भी क्वेश्चन आपको अभी हम बता रहे हैं ये भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति के ऊपर आधारित है, लेकिन यह जो प्रश्न है पश्चिमी चिकित्सा पद्धति के ऊपर आधारित है। ये जो है प्रश्न एग्जाम में इस हिसाब से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इस प्रश्न को भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन पुस्तक वेदों में विस्तृत दवाओं का संहिताकरण है? इसके पहले जो हमने पहला क्वेश्चन किया है जहाँ पे लिखा हुआ था शास्त्रीय विधि द्वारा, शास्त्रीय विधि द्वारा जब दवा का उल्लेख है तो नाम आएगा चरक का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन पुस्तक वेदों में जो विस्तृत दवाओं की संहिताकरण का अगर उल्लेख है तो नाम लेना है आचार्य भेल का। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा और भेल संहिता सही जवाब हो जाएगा। तो आप दिमाग में रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। वेदों में अगर संहिताकरण दवाओं के आधार पे, दवाओं का संहिताकरण अगर वेदों में अगर आए तो भेल का नाम लेना, और शास्त्रीय विधि द्वारा आए तो आप आचार्य चरक का नाम लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है औषधि की रस चिकित्सा प्रणाली पर एक ग्रंथ जो मरकरी को सभी दवाइयों का राजा मानता है। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है कि औषधि की रस चिकित्सा, तो रस चिकित्सा मतलब रस शास्त्र में जो भी औषधियाँ बनाई जाती हैं उसमें एक ऐसा भी ग्रंथ है जो मरकरी को हम पारा भी कहते हैं, और HG इसका
जो वैज्ञानिक नाम है Hg, जिसको पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में डिनोट किया जाता है Hg से, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मरकरी। क्या कहते हैं? मरकरी। और मरकरी लिखा भी है। तो मरकरी को सभी दवाइयों का राजा मानता है। कौन सी ग्रंथ के बारे में पूछ रहा है? तो जब ऐसा प्रश्न आए तो आपको ये नाम याद रखना है, वर्दुकुंता। वर्दुकुंता जो है, वर्दुकुंता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मरकरी यानी कि पारा को दवाओं का राजा माना गया है। दवाओं का राजा माना गया है। ठीक है, अपने दिमाग में ये चीज़ सेट कर लेना है कि वर्दुकुंता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पारे को दवाओं का राजा माना गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 600 ईसा पूर्व की किस प्राचीन किताब में बाल चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है? तो आपको ये बताना है कि 600 ईसा पूर्व जो प्राचीन किताब है जिसमें बाल चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है, वह किताब कौन सी है, किस संहिता के अंतर्गत वह रखी गई है? तो वह होती है काश्यप संहिता। जब भी बाल चिकित्सा की जानकारी के बारे में आए और प्राचीन किताब के बारे में पूछा जाए तो आपको काश्यप का नाम देना है। तो काश्यप या कश्यप संहिता के अंतर्गत ये समाहित है। ठीक है, उसी तरह से अब अगला प्रश्न अगर देखें तो प्रश्न है आपका, एक प्राचीन पुस्तक का नाम बताएं जिससे मस्तिष्क आदि खोलने जैसे कठिन शल्य परिचालन का वर्णन किया गया है। एक ऐसी किताब बताना है जिसमें मस्तिष्क की शल्य क्रिया के बारे में उसको खोलने के बारे में बताया गया है। तो वह किताब, जब भी शल्य मस्तिष्क के बारे में आए और उसमें यह हो सीखने की बात अगर की जाए तो आपको चिवारा वस्तु जो है उसका नाम लेना है। तो चिवारा वस्तु एक ऐसी पुस्तक है जिसमें मस्तिष्क को शल्य करने की प्रक्रिया जो कठिन प्रक्रिया में आती है उसमें उल्लेख मिलता है। ये चिवारा वस्तु की बात हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1000 BC की एक प्राचीन पुस्तक जिसमें स्वास्थ्य, स्वच्छता, दीर्घायु आदि से संबंधित है। आपको 1000 BC की एक प्राचीन पुस्तक स्वास्थ्य, स्वच्छता, दीर्घायु आदि से संबंधित है। आपको ये बताना है कि 1000 BC की वह प्राचीन पुस्तक जिसमें स्वास्थ्य और स्वच्छता और दीर्घायु का जो संबंध है मिलता है। तो 1000 BC के लगभग की किताब के बारे में कह रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है सुश्रुत संहिता, दूसरा अथर्ववेद, फिर भेल संहिता, चरक संहिता। तो यहाँ पे अगर देखें तो संहिताएं इतनी पुरानी नहीं हैं, लेकिन वेद जो है बहुत पुराने हैं। तो आपको अथर्ववेद पे सही का निशान लगा देना है। अथर्ववेद सही होगा। आंसर भी आप लिखते जाइए ताकि आप इसको याद कर सकें। ठीक है, फिर देखते हैं। कह रहा है चिकित्सा का चतुष्पाद चिकित्सा को 4 व्यक्ति विशेष पर आधारित करता है। क्या कह रहा है? चिकित्सा का चतुष्पाद चिकित्सा को 4 व्यक्ति विशेष पर आधारित करता है, उसमें से मुख्य है। तो चिकित्सा के चतुष्पाद में सबसे मुख्य कौन है? तो कह रहा है ऑप्शन आपका उपस्थाता, फिर कह रहा है परिचारक, फिर कह रहा है नर्स, और फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अगर देखें तो उपस्थाता को ही परिचारक कहते हैं, और परिचारक को अगर बोलेंगे तो मेल नर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसमें मुख्य अंग कोई नहीं है, तो आपका जवाब होगा डी, कोई नहीं। ठीक है, इसी तरह अगर अगला प्रश्न देखें तो वैद्य के गुणों में इनमें से क्या संबंधित नहीं है? तो वैद्य के गुणों में इनमें से क्या संबंधित नहीं है पूछ रहा है। तो वैद्य के गुण हम पढ़ देते हैं। पहला लिखा हुआ है वैद्य की चिकित्सा रोग आधारित है। तो वैद्य की चिकित्सा रोग आधारित होनी चाहिए, ये वैद्य के गुण को दर्शाता है। फिर कह रहा है वैद्य अपने उपकरणों से रोग निदान करता है। तो ये भी सही है, वैद्य अपने उपकरणों से रोग निदान करता है। ठीक है, वैद्य ईमानदार है, ये भी उसके गुण को दर्शा रहा है। प्रश्न पढ़ लीजिए एक बार, क्या कह रहा है? वैद्य के गुणों में इनमें से क्या सम्मिलित नहीं, क्या नहीं सम्मिलित है, उसके गुण में क्या नहीं सम्मिलित है। तो फिर कह रहा है वैद्य की परिचर्या धन लाभ हेतु है। तो ये वैद्य के गुण नहीं है। वैद्य को धन लाभ नहीं करना चाहिए, धन लाभ की दृष्टि से परिचर्या नहीं करनी चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि पूछ रहा है क्या नहीं है। ठीक है, बाकी ये सभी जो हैं इसके गुण में आएंगे, इसलिए ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है उपस्थाता को आधुनिक समय में कह सकते हैं। यदि उपस्थाता की बात करें
तो उसको आधुनिक समय में कहा जा सकता है, पूछ रहा है। नर्स पुरुष कह सकते हैं, नर्स महिला कह सकते हैं, सी कह रहा है ए और बी दोनों कह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपके हिसाब से उपस्थाता को पुरुष नर्स भी कह सकते हैं, महिला नर्स भी कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन जो सी है सही होगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से 11वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, आयुर्वेद चिकित्सालयों में रोगी का प्रवेश कब होना चाहिए। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम, आपातकालीन दुर्घटना से पहले, आपातकालीन दुर्घटना के बाद, सी कह रहा है व्याधि की चिकित्सा हेतु, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अगर देखें तो आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आपातकालीन दुर्घटना के पहले, मतलब दुर्घटना नहीं हुई है, यहाँ पे बताया भी नहीं जा रहा है कि रोगी बीमार है कि नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है आपातकालीन दुर्घटना के बाद, तो कभी भी आयुर्वेद अस्पताल में आपातकालीन दुर्घटना के बाद हम मरीज को प्रवेश नहीं कराएंगे। सी कह रहा है व्याधि की चिकित्सा हेतु, तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बीमारी हुई है तो चिकित्सा हेतु हम प्रवेश करा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है शयन से आप क्या समझते हैं। शयन का मतलब क्या है, आप पढ़े होंगे तो पता ही होगा। शयन विश्राम है, आराम है या निद्रा है, या पूछ रहा है कि उपरोक्त सभी है। तो अगर देखें शयन का मतलब विश्राम से भी आता है, आराम से भी आता है, निद्रा से भी आता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी शयन के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से अगर 13वां प्रश्न देखें तो कह रहा है किस रोगी की परिचर्या शैया पर होनी चाहिए। तो किस रोगी की परिचर्या शैया पर होनी चाहिए, तो रोगी कि कैसे रोगी की परिचर्या जो है बेड के ऊपर या बिस्तर के ऊपर करनी चाहिए। तो कह रहा है कफ पीड़ित, तो नहीं है, कफ पीड़ित रहेगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसको बिस्तर पे ही लिटा के इलाज करें। वात पीड़ित, इसमें भी ज़रूरी नहीं है। अस्थि भग्न कह रहा है, तो अगर हाथ पैर की हड्डियाँ या कहीं की भी हड्डी भंग है तो उसको हम शैया पर लिटा करके परिचर्या कर सकते हैं। ठीक है, सही है। वमन पीड़ित, अगर उल्टी से भी ग्रसित कोई रोगी है तो उसकी परिचर्या शैया पर, अधिकांश तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लगातार उल्टी कर रहा है, क्या कर रहा है, तो यह ऑप्शन भी नहीं सही होगा। अस्थि भग्न जो है सही हो जाएगा। इस परिस्थिति में हम शैया पर रोगी की परिचर्या कर सकते हैं। अगला, जब आपको मूत्र परीक्षण वगैरह बताया गया था तो उसमें हमने जब क्लास ली थी तो ये अच्छे तरीके से बताया था, उसी से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। कह रहा है मूत्र परीक्षण हेतु मूत्र एकत्र करने हेतु प्रयोग में लिया जा सकता है। बताया गया था मूत्र को एकत्र किन किन चीज़ों में कर सकते हैं। ए कह रहा है बेड पान, बी कह रहा है चौड़े मुंह का डिस्पोजेबल पात्र, सी कह रहा है वाटर प्रूफ पात्र। तो जब आपने क्लास की होगी अच्छे तरीके से तो आपको जवाब पता होगा। आप ये ऑप्शन का जो आंसर है पढ़ करके क्लास अगर लिए होंगे तो बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देखते हैं कितने लोगों ने क्लास अटेंड की और कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। अगला जो आपका ऑप्शनल क्वेश्चन की सीरीज़ हम लेके आएंगे यूट्यूब पे, तो उसमें हम जवाब बता देंगे। ठीक है, ये आंसर जो है आप सब बताइए। अगला प्रश्न है मूत्र परीक्षण हेतु एक बार में कितने मूत्र की आवश्यकता होती है। ये भी क्लास आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई गई है, तो इसमें आपको बताना है कि मूत्र परीक्षण हेतु कितनी मात्रा में मूत्र की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑप्शन आप बता सकते हो, ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। क्वेश्चन के साथ ही आपको आंसर बताना होगा। देखते हैं कितने लोग क्लास कर रहे हैं अच्छे से, सभी के जवाब आने चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है 16वां नंबर, रक्तचाप मापने हेतु प्रयोग में लिया जाने वाला उपकरण है। तो कह रहा है हाइड्रोमीटर, बी कह रहा है स्फिग्मोमैनोमीटर, सी कह रहा है मैनोमीटर और डी कह रहा है रक्त दबाव मापी। तो जवाब होगा आपको, मैंने पढ़ाया भी था, कौन सा, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, फिर बस्ती से क्या समझते हैं। तो बस्ती क्या है, बस्ती अगर शरीर के अधोमार्ग से, शरीर के निचले मार्ग से अगर दवा शरीर में प्रविष्ट कराई जाती है तो उसे हम बस्ती कहते हैं। तो ऑप्शन सुन लीजिए क्या कह रहा है, ऊर्ध्वमार्ग से दी जाने वाली औषधि, ऊर्ध्वमार्ग मतलब ऊपर से दवा दी जाने वाली अगर है तो उसको, फिर कह रहा है बी अधोमार्ग से दी जाने वाली औषधि, फिर कह रहा है सी ए और बी दोनों, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप अगर देखें तो बस्ती को परिभाषित अगर किया जाता है तो उसमें अधिकांशतः हम कह सकते हैं कि अधोमार्ग से जो दवा दी जाती है वो जो है बस्ती के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब 18वां प्रश्न है, कह रहा है बंधन है। तो बंधन क्या है, ए कह रहा है रोगी द्वारा स्वयं को क्षति पहुंचाने से रोकने का उपाय, बी कह रहा है रोगी द्वारा अन्य को क्षति पहुंचाने से रोकने का उपाय, सी कह रहा है
रोगी को बिस्तर पर बांधने हेतु, और डी कह रहा है ए और बी। तो अगर देखें बंधन प्रयोग में लिया जाता है रोगी को स्वयं से क्षति पहुंचाने से रोकने के लिए, और दूसरी चीज़ किस लिए प्रयोग में लिया जाता है, रोगी द्वारा दूसरे को भी क्षति पहुंचाने के लिए या अपने को क्षति पहुंचाने से रोकने के लिए। तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, तो इसलिए आपका जवाब होना चाहिए डी। ठीक है, 19वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है बंधनों में सुरक्षा पेटी जिसको हम बेल्ट कह रहे हैं, बेल्ट का क्या कार्य है, तो सुरक्षा पेटी बेल्ट का क्या कार्य है। पहला ऑप्शन कह रहा है शल्य क्रिया टेबल से रोगी को गिरने से रोकने के लिए, फिर बी कह रहा है शल्य के दौरान रोगी को हिलने ना देने के लिए, सी कह रहा है रोगी का शल्य शीघ्र करने के लिए, डी कह रहा है शल्य क्रिया बाधित न करने के लिए। तो जो शल्य के दौरान सुरक्षा पेटी बेल्ट लगाया जाता है उसका एकमात्र बस उपयोग है शल्य क्रिया टेबल से रोगी को गिरने से रोकने के लिए। ये आपको नोट कर लेना है और ये नोट रहेगा तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न करते हैं। लास्ट प्रश्न है आपका 20वां। कह रहा है शल्य क्रिया से पूर्व रोगी की तैयारी के अंतर्गत है, मतलब शल्य क्रिया से पहले रोगी की जब तैयारी की जाती है तो इनमें से कौन सी बात इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला कह रहा है शल्य क्रिया से पूर्व रोगी को निराहार रहने के लिए कहना। ठीक है, बी कह रहा है शल्य क्रिया से पूर्व रोगी को आहार देना, सी कह रहा है शल्य क्रिया से पूर्व रोगी को मानसिक रूप से तैयार करना, और डी कह रहा है ए और सी। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। सी शल्य क्रिया से पूर्व रोगी की मानसिक तैयारी करनी चाहिए ताकि वह शल्य क्रिया के लिए मान जाए। शल्य क्रिया से पूर्व रोगी को निराहार रहने के लिए कहना। तो ऑप्शन ए और सी जो है दोनों सही होगा। ठीक है, आप लोग चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। आपके लिए बेस्ट करने की ज़रूरत है, आपके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि कुछ अच्छा करें और आपकी तैयारी खूब बेहतरीन हो जाए। और अभी जो क्लासेस हैं आयुर्वेद फार्मासिस्ट की भी आएगी, जिस पे उनके लिए भी टेस्ट सीरीज क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्ड क्लासेस, ये हमारे ऐप के थ्रू भी होगा। यूट्यूब पे भी तैयारी होगी। जैसे ही नोटिफिकेशन का अनाउंसमेंट होता है उससे कुछ दिन पहले ही हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और जो भी हमारे चैनल पे बने हैं लगातार चैनल पे वीडियो को देखते रहें ताकि इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है और आपको ज़रूरत लगती है कि नहीं दूसरे तक भी पहुँचना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।